ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर, फार्माकोलॉजी। बहुत छोटा सा चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर में आप लोग जो हो वो ज़्यादातर फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आइदर वो ड्रग्स हो, मेडिसिन हो, उसकी डिटेल्स इसमें थोड़ी बहुत बताई हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को लेके इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, क्योंकि देखें, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है, नाम लिखे हुए हैं, कहाँ से वो आई हुई हैं, मतलब कहाँ से उनको बनाया जाता है, ये प्रोसेस, ये बस ये लिखा हुआ है। बनाने का प्रोसेस नहीं लिखा हुआ ना, किस तरह बनती हैं ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहाँ से बनती हैं, किस जगह से बनती हैं, मतलब कहाँ से इसका सोर्स है। जैसे एक दवाई है, वो मेन सोर्स कहाँ से, मतलब उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किधर से उसकी एक्सट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये आप, अगर आप कोई जो नॉर्मल जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अगर नॉर्मल इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही भी समझ जाएंगे। तो लिहाजा इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली चीज। ठीक है, इस चैप्टर में आपने रीडिंग बहुत अपनी ज़्यादा अच्छी रखनी है, रीडिंग आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में आपकी रीडिंग काउंट करेगी। वजह यह है क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी की चीज़ें ज़्यादा हैं, और मतलब कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाला चैप्टर नहीं है समझाने वाला, जैसे जो रेस्पिरेशन और डाइजेशन वगैरह में पूरा प्रोसेस होता है वो बाकायदा, फिर क्या चीज़ कब क्या हो रहा होता है, ये सब आपको समझाना पड़ता है। लेकिन इसको आप थॉरली भी रीड करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहला, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी सिर्फ एक बायोमेडिकल साइंस से रिलेटेड, यानी कि बायोलॉजी की भी एक ब्रांच है। ठीक है, आपको मैं 9 क्लास में पढ़ा चुका हूँ फार्माकोलॉजी होती क्या है, फार्माको, लेकिन फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो मेडिसिन हैं उनका यूज क्या है, किस तरह आप यूज करते हो, उनका बाद में असर क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर, और किस तरह वो काम करती हैं, ये इसके बारे में जब आप पढ़ते हो किसी भी दवाई को लेके या ड्रग्स को लेके, उनका इस्तेमाल, उनका असर क्या है आपके ऊपर, और उन किस तरह से वो वर्क करती हैं। एक्शन ऑफ ड्रग्स का मतलब किस तरह से वो वर्क करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, इसकी स्टडी को, यानी कि इसकी स्टडी से रिलेटेड हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई, ये मार्क कर लें। हेडिंग आपको पता है इसकी आएगी, फार्माकोलॉजी की आएगी। ठीक है, फिर ये बताया हुआ है, किसने ये हिस्ट्री बताई हुई है फार्माकोलॉजी की, इसको आपने रीड कर लेना है, और ज्यादा कुछ में से नहीं पूछा जाता। अच्छा, ठीक है, ये सब बिल्कुल इररेलेवेंट मटेरियल है, इसको आपने थोड़ा थोड़ा बहुत रीड कर लेना है बस। ये सब, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको सिर्फ रीड कर लेना है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें से पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इधर डिटेल है कि किसने ये इजाद करी और ये फार्माकोलॉजी कहाँ से बनी, ये सब आपको खुद ही पता है। ये पढ़ लीजिएगा, इतना कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, हाँ, फार्मासिस्ट कौन होते हैं? फार्मासिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे पेशेंट्स को मेडिकल मेडिकेशन रिकमेंड करना। जब डॉक्टर, हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि डॉक्टर जब चेक करता है तो वो डॉक्टर का काम असल में होता क्या है, दवाई नहीं लिखना। हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो दवाई वही लिख के देता है, क्योंकि ट्रेंड ऐसा चल गया है। लेकिन जो हकीकत में प्रैक्टिस है ना, वो ये है, बाहर कभी पाकिस्तान से बाहर जाना जिसका भी होता है, वो कभी देखे तो डॉक्टर डॉक्टर का काम होता है सिर्फ बीमारी, अगर आपको कोई है तो वो उसके बारे में बताना कि आपको ये बीमारी हो गई है, डायग्नोस करना, फाइंड आउट करना कि आपको ये बीमारी है, डॉक्टर का काम होता है। बस डॉक्टर का काम यहाँ तक खत्म। अब ये डॉक्टर एक पर्ची पे आपको ये बीमारी लिख के देता है कि आपको ये बीमारी है। ये जो पर्ची जिस पे डॉक्टर ने बीमारी लिखी हुई होती है, ये फिर आप जाते हो इन फार्मासिस्ट के पास, उनको दिखाने की डॉक्टर ने ये मुझे बीमारी का बताया कि ये अल्लाह ना करे किसी को बीमारी है, तो वो बीमारी के बारे में फार्मासिस्ट को बताता है। फिर फार्मासिस्ट उस बीमारी को देख के दवा दवा लिख के देता है। ठीक है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में या कहीं और ये ट्रेंड है ऐसा कि
डॉक्टर्स ही जो हैं वो डायग्नोज भी कर रहे होते हैं डिजीज को और दवा भी लिख के दे रहे होते हैं। बहरहाल इसकी वजह ये भी है क्योंकि अब डॉक्टर्स को काफी ज्यादा मेडिसिन की नॉलेज है, तो उनको प्रैक्टिस भी हो गई है, उनको मेडिसिनल बायोलॉजी की प्रैक्टिस है। तो इस वजह से डॉक्टर्स को ये अथॉरिटी है कि वो दवा भी लिख के देते हैं। अच्छा बहरहाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स कहाँ से लिए जाते हैं? प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं। मतलब ड्रग्स बनते कहाँ से हैं? प्लांट से, एनिमल से। दो 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 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रग अब है क्या? ड्रग सिर्फ एक केमिकल सब्सटेंस है, मेडिसिन जिसे कह लें आप। ड्रग्स का अच्छा यूज भी है, बुरा यूज भी है। अच्छा यूज मेडिसिन में यूज होता है, बुरा यूज आपकी जो नशा हो जाता है जिस चीज का, वो ड्रग्स, वो एक्चुअल वो ड्रग्स होते हैं, ठीक है। ड्रग्स को किस लिए यूज किया जाता है? या तो कोई बीमारी को क्योर करने के लिए, सही करने के लिए, या उसको रोकने के लिए, या फिर अगर वो बीमारी बीमारी बढ़ रही है तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए ड्रग्स को रोका जाता है, ओ सॉरी, ड्रग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं और आपकी बॉडी पे, क्योंकि आपकी बॉडी उन ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाती है, फिर आपको ड्रग्स का नशा हो जाता है, फिर आपको वो ड्रग्स बार बार लेना पड़ता है ताकि आपको एक सुकून का एहसास हो उन ड्रग्स की वजह से, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये ड्रग्स की हेडिंग भी लिख लें। ये रही ड्रग्स। ड्रग, यहाँ ड्रग से शुरू करिएगा और यहाँ तक खत्म, पहला पैराग्राफ, ठीक है। ये ड्रग्स की हेडिंग आएगी। फिर ड्रग्स का दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ड्रग्स से लेकर यहाँ तक, ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। पॉइंट्स में जिस तरह अब लिखा हुआ है वैसे ही लिखना। पैराग्राफ में चेंज करके लिखिएगा। ड्रग्स पे शॉर्ट नोट 3-2 मार्क्स का आ सकता है, तो आपने इतना पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ड्रग्स कहाँ कहाँ से होते हैं, आते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से इनको बनाया जाता है। ड्रग्स से मेडिसिन, जाहिर सी बात है, दुनिया में कहाँ से बनेंगे मेडिसिन वगैरह? प्लांट्स या एनिमल से बनेंगे। तो पहले होते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जिन्हें आप मेडिसिन भी कहते हैं, जो दवाई वगैरह कहते हैं ना, उनको फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहते हैं। ये आपकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स को यूज किया जाता है ताकि पेशेंट वापस नॉर्मल हो जाए। फिर कुछ होते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, नशई ड्रग्स जिसे कहते हैं, जिनसे नशा हो जाता है। और फिर जैसे सिगरेट वगैरह जो लोग कंटिन्यूसली पीते हैं, उनको नशा हो जाता है, फिर वो जब उनको टेंशन होती है या उनको अजीब सा लग रहा होता है तो फिर वो सिगरेट पीते हैं ताकि उनको सुकून का एहसास हो। प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है सुकून, सुकून का एहसास हो। और फाइनली जो पर्सन होता है वो उस ड्रग पे डिपेंड होता है सारी, मतलब जाहिर सी बात है। लेकिन इसको, इसकी आदत भी मतलब खत्म हो जाती है। आप अगर कोशिश करो तो बिल्कुल इस एडिक्शन को, इस नशे को खत्म किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक फार्मास्यूटिकल जो कि आपकी दवाई वगैरह में जो बीमारी वगैरह को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं, जिन्हें मेडिसिन भी कहते हैं, एक ये ड्रग्स होते हैं। और एक एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, लेकिन आपको वो सुकून का एहसास दे रहे होते हैं। जब आप उन्हें इनटेक करते हो फिर आपको आदत हो जाती है, आपको नशा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मेडिसिनल मेडिसिनल ड्रग्स कितने तरीके के हैं? अब ये मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ ड्रग्स आपके प्लांट से लिए जाते हैं, जैसे रूट से, प्लांट्स की लीफ से भी कुछ ड्रग्स हासिल होते हैं। कुछ फ्लावर से, कुछ सीड से ड्रग्स को निकाला जाता है और उनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। जैसे सिनकोना ट्री एक ऐसा ट्री है जिससे एक ड्रग निकाला जाता है, क्वाइनाइन, ठीक है। ये मलेरिया, जो मलेरिया बीमारी होती है ना, उसको ट्रीट करने के लिए ये दवाई में मिलाया जाता है। ये क्वाइनाइन जो है ना, वो दवाई में मिलाया जाता है ताकि मलेरिया से बच सकें या मलेरिया को ट्रीट किया जा सके। फिर ओपियम, ये भी एक पेन किलर है। जब आपको दर्द होता है तो ये पेन किलर यूज किया जाता है, हॉस्पिटल्स में ये पेन किलर दिया जाता है, ठीक है। ये इस ओपियम से, ये फ्लावर का नाम है, ठीक है। ओपियम पॉपी कहते हैं इसको, ये फ्लावर का नाम है। इससे ये ओपियम निकाला जाता है और ये ओपियम क्या है? पेन किलर है, ठीक है। और
सिंकोना ट्री से क्वाइनाइन निकाला जाता है, जो उन दवाइयों में यूज होता है जो कि मलेरिया ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज होती हैं, मलेरिया को ठीक करने के लिए और उनको बचाने के लिए यूज होती हैं। फिर कुछ आते हैं ड्रग्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आई से नजर नहीं आते, जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते, उनको हम यानी कि उन ड्रग्स को हम वो ड्रग्स कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ये सब हो गए। बैक्टीरिया, फंजाई, इनमें से कुछ ड्रग्स निकाले जाते हैं। ठीक है, इसमें से एक एग्जांपल है टेट्रासाइक्लाइन, ये बैक्टीरिया से निकाली जाती है। और लेवोस्टैटिन, ये फंजाई से निकाली जाती है। अब इनका क्या काम है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ना लिखा हुआ है, तो आपको बस ये आप खुद भी रीड करते तो आपको खुद भी समझ आता था। टेट्रासाइक्लाइन एक केमिकल का नाम है, ड्रग्स का नाम है, जो कि बैक्टीरिया से निकाली जाती है, और लेवोस्टैटिन फंजाई से निकाली जाती है। ठीक है। अच्छा, जो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती है ना, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं या आपकी बॉडी के अंदर, या कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे जो है वो ड्रग्स निकाले जाते हैं, जैसे कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये आपकी बॉडी में भी पाया जाता है, लेकिन इसको आर्टिफिशियली कमर्शियली भी प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ से? जो हॉर्स सीरम होता है ना, अब ये हॉर्स के अंदर एक जो है वो एक हार्मोन होता है, हॉर्स से ये निकाला जाता है और फिर ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बनाया जाता है। ये भी एक ड्रग है, लेकिन आपकी बॉडी में जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है ये हार्मोन होता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन आपकी बॉडी में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की वर्किंग के लिए लाजमी होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये आपकी बॉडी में जेंडर को कंट्रोल करता है। आपके जो मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मेल की बॉडी में, अगर लड़कों की बॉडी में क्या होता है, लड़कों की बॉडी के ऊपर अगर मैं फेस की बात करूं, फेस की बात करते हैं, तो लड़कों की बॉडी पे, फेस पे फेशियल हेयर्स आते हैं, दाढ़ी, मूछें, बियर्ड वगैरह आती है, मुस्टैचेस आते हैं। लड़कियों की बॉडी पे नहीं आता, यानी कि लड़कियों की फेस पे ये नहीं आते। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि लड़कों की बॉडी में एक ऐसा हार्मोन बन रहा होता है जो कि ये इसके लिए, बियर्ड और मुस्टैचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लड़कियों की बॉडी में यानी कि ऐसा हार्मोन बन रहा होता है जो उनकी स्किन के लिए, जाहिर सी बात है, लड़ एक बॉय और गर्ल की स्किन में जमीन आसमान का फर्क है। लड़कियों की स्किन ग्लो भी करती है क्योंकि उनकी बॉडी में एक हार्मोन बन रहा होता है, एस्ट्रोजन कहते हैं। अभी आप पढ़ोगे, जब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें आप एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ोगे। लड़कियों की स्किन को ग्लो करवाता है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन, ये लड़कों की बॉडी में नहीं होता। तो ये हार्मोन्स की वजह से लड़कियों की जो बॉडी होती है उसमें अलग फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, और लड़कों की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन बनता है, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये आपने सिर्फ पढ़ लेना है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हॉर्स एक एनिमल है ना, ठीक है, और प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूरिन होता है उससे भी बनाया जाता है। ठीक है। एनिमल्स है ना, हम एनिमल्स में शामिल होते हैं, हॉर्स भी एनिमल में शामिल होता है, तो ये हार्मोन बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला, टुडे साइंटिस्ट आर मोर एक्साइटेड अबाउट अ ड्रग ड्राइव फ्रॉम द सन एनीमोन। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। साइंटिस्ट ने एक ड्रग बनाया जो कि सन एनीमोन, ये भी एक एनिमल ही है, सन एनीमोन। ठीक है। अभी क्या है, ये आपके बुक में कहीं पे भी आपको डिटेल नहीं मिलेगी, आपको बस ये याद रखना है कि ये एक एनिमल है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, बस ये यहाँ पे बॉक्स बना हुआ था तो मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर आता है ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे ड्रग्स बनाया जाता है। जैसे जब आपको आयरन की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं, तो
फिर सम ऑफ द ड्रग्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स से बनते हैं। अच्छा, आयरन वगैरह जो Fe का मतलब आयरन, और जिंक, ठीक है, ये दो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि ड्रग्स बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आयरन को ट्रीट करने के लिए, आयरन की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए आयरन का यूज होता है। आयरन एक केमिकल कंपाउंड है तो आयरन का यूज होगा। फिर अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है तो आपको ट्रीट करने के लिए जिंक का यूज होता है, तो उस चोट को ठीक करने के लिए जिंक का यूज होता है, जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। एस्जिमा भी एक तरह की डिजीज होती है, ये आपको नहीं जानना, बस ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस लेवल पे दे नहीं सकता। ठीक है, ये एस्जिमा एक डिजीज का नाम है। ये भी, इसको ट्रीट करने के लिए जिंक का या जिंक ऑक्साइड पेस्ट का यूज होता है। जिंक ऑक्साइड पेस्ट जो है वो सेल्स वगैरह में भी यूज होता है। जिंक ऑक्साइड पेस्ट आपकी इन दोनों चीजों को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। गोल्ड सॉल्ट्स जो हैं, सॉल्ट के जैसे सॉल्ट होता है ना, वैसे गोल्ड सॉल्ट होता है। सॉल्ट आपने देखा है ना घर में जो सॉल्ट होता है, वैसा ही गोल्ड सॉल्ट होता है, गोल्ड का बना हुआ होता है वो। ठीक है, वो किस में यूज होता है? आर्थराइटिस को ट्रीट करने में, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने में ये यूज होता है। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जो जॉइंट्स में होती है, जोड़ों में होती है। ठीक है, आपने बस आपके लेवल पे आपको इतना याद रखना है, आर्थराइटिस का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो कि जोड़ों में होती है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है। इन्फ्लेमेशन, टिस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है इन्फ्लेमेशन। आर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स या बोन्स कह लो, जॉइंट्स होता है इसका मतलब, आर्थ का मतलब। तो जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। फिर सिंथेटिक ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ह्यूमंस खुद बनाते हैं कुछ इंग्रेडिएंट से मिलके। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम है, पढ़ लीजिएगा ये आप। सिंथेटिक मैरिजुआना, ठीक है। अच्छा, K2, स्पाइस, ये सब दवाइयों के नाम है। ठीक है, सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं जो ड्रग्स हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है, उनको सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे अब कुछ नेचुरल ड्रग्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक फ्रूट की बात करूं, तो फ्रूट नेचुरल आप तोड़ते हो और खा लेते हो, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर मैं केक की बात करूं तो केक आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, केक आपको बनाना पड़ता है बाकायदा। आप केक बगैर क्योंकि केक नेचुरली कहीं उगता तो नहीं है ना फ्रूट्स की तरह, इसी तरह ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स कुछ नेचुरली होते हैं फ्रूट्स की तरह, वो आप निकालते हो उन जगहों से और उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपको बाकायदा तौर पे बनाने पड़ते हैं, कुछ मिला के बनाना पड़ता है, उनको सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। बाकी ये जो ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स हैं, ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स हैं, ड्रग्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स हैं, ये नेचुरल होते हैं। ये आप इन जगहों से निकालते हो और फौरन यूज कर लेते हो, नेचुरल होते हैं ये। लेकिन ये सिंथेटिक ड्रग्स आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इनका यूज पेन किलर्स में यूज होता है। आपको जब दर्द हो रहा हो तो ये एज अ पेन किलर्स यूज होते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कहते हैं कि जब बैक्टीरियल डिजीज होता है ना, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो उन बैक्टीरिया, जो दवा होती है एंटीबायोटिक्स की, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल खत्म होती जाती है। इस तरह से वो इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया जब खत्म होता है तो इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पेन किलर्स के नाम, पैरासिटामोल, एस्पाइरिन, पेनाडोल, ये सब पेन किलर्स हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। एस्पाइरिन एक ऐसी दवा है जो कि दिन से ज्यादा रात में
लो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती हैं? जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपकी बॉडी में, जैसे भी कोविड-19 की बात करते हैं, तो कोरोना वायरस जब आया तो उसकी वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। तो हुआ ये कि ये वैक्सीन जब आई है, तो वैक्सीन में होता क्या है? वैक्सीन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं। क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज। जब वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है ना, आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन को डाला जाता है, तो होता यह है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। फिर वो एंटीबॉडीज उस आपकी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ताकि दोबारा अगर वो वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो तो वो एंटीबॉडीज उनको खत्म कर दें। पोलियो वायरस, जब पोलियो नया नया आया था तो पोलियो की वैक्सीन नहीं थी। जब भी कोई बीमारी नहीं आती तो पहले उसकी स्टडी करी जाती है, फिर उसके बाद उसकी वैक्सीन आती है। ठीक है, और उसमें अच्छा खासा ठीक ठाक 2-3 साल लग जाते हैं। कोरोना वायरस की भी वैक्सीन 2-3 सालों में बनी है। ठीक है, आज अब 2022 शुरू, जो अब आपने देखा हुआ है 2022 शुरू होने वाला है, और ये 2019 में आया था कोरोना वायरस, तो अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और अब वैक्सीन आई है और लगना शुरू हो गई है। तो होता यह है कि वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो एंटीबॉडीज बना देते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ताकि जब दोबारा वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर अटैक करे तो एंटीबॉडीज उन्हें खत्म कर दें। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज जो वैक्सीन बनती है, ये बगैर उस वायरस को स्टडी करे हुए, उस बैक्टीरिया को स्टडी करे हुए नहीं बनती। तो पहले बीमारी आएगी, उसके बाद उसकी एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, यानी कि वैक्सीन बनी। यहाँ पे हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनी हुई है, रेबीज की वैक्सीन बनी हुई है, कोविड-19 की वैक्सीन बनी हुई है। तो पहले बीमारियां आई हैं तो उनकी वैक्सीन बनी है। रेबीज क्या है? रेबीज, रेबीज और हेपेटाइटिस ये भी दोनों एक किस्म की बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा कि ये बीमारियां क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में बैक्टीरिया और वायरस वाला ऐसा कोई चैप्टर है नहीं 10 क्लास में। ठीक है, बहरहाल ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही आपका कोर्स जो है वो इन्होंने इस तरह कर दिया है कि आपकी लेवल पे आपको इतनी डिटेल दी जा नहीं सकती। ठीक है, तो आपको बस इनके नाम याद रखने हैं और एग्जाम्पल्स याद रखनी है। ठीक है, फिर है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स जो हैं ये एक ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको जब परेशानी हो रही होती है ना, तो आप ये दवाइयाँ खा लेते हो, जैसे नींद की दवाई। ठीक है, या अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये आप ये नींद की दवाई खा लेते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी मतलब खतरनाक इफेक्ट भी हो सकते हैं। जब आपको बहुत परेशानी हो रही हो तो ये सेडेटिव्स का यूज़ होता है, या आपको सोने में मसला हो रहा हो, नींद नहीं आ रही हो, तो ये कुछ नाम है। डायज़ेपम, एल्प्रेज़ोलम, क्लोनाज़ेपम, ये सब नाम है दवाइयों के। ठीक है, फिर ये किस तरह से डिस्कवरी हुई? अच्छा, इसको भी आपने बस रीड कर लेना है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। ठीक है, फिर डिस्कवरी, किस तरह डिस्कवरी हुई, ये भी आपने रीड कर लेना खुद ही। ये मेरा नहीं ख्याल है वो ऐसा आपने रीड करना है लाजमी, लेकिन वो ऐसा जिसमें से कुछ पूछेगा नहीं एग्जामिनर। ठीक है, फिर पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक्स। व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स? एंटीसेप्टिक्स आपकी स्किन पे लगाए जाते हैं। जैसे अ, आपने पायोडीन का नाम सुना है, डिटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड का नाम सुना है। जब भी आपको चोट लगती है तो एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाए जाते हैं ताकि जख्म साफ किया जाए। क्योंकि होता यह है कि जब आपकी बॉडी में कट लगता है ना, तो बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाता है आपकी बॉडी के अंदर जाने का, तो फौरन से एंटीसेप्टिक लिक्विड को लगाया जाता है उस जख्म के ऊपर, ताकि वहां से जो बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं वो उसी वक्त मर जाएं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी स्किन पे लगाए जाते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन आपके उस जगह पे ना हो सके। ठीक है, वैसे ही कट लगा हुआ है, मजीद बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होने का खदशा है, तो इस वजह से एंटीसेप्टिक लिक्विड्स को लगाया जाता है, एंटीसेप्टिक सब्सटेंस को। तो ये एंटीसेप्टिक सब्सटेंस की डेफिनेशन हो गई। अच्छा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ आपने रीड करना है, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस आपने सिंपल रीड कर लेना है। अब यहाँ से मार्किंग शुरू कर दें जल्दी से, मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। अच्छा, इतना बड़ा है नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल 100% चांसेस हैं टेस्ट होने के। तो आपने सबसे पहले हेडिंग क्या लगानी है, मेडिसिनल ड्रग्स की, यहाँ से लेकर सबसे पहले आपने यहाँ तक लिख देना है। फिर देखें, दो एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आपने कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देनी है, काफी है। ठीक है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ, अच्छा यहाँ तक कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दो, लेकिन याद आपने पूरी करनी है, क्योंकि देखें इसमें से बहुत चांसेस हैं कि इस ये वाहिद वो चैप्टर होगा जिसमें एग्जामिनर के पास भरा हुआ है मटेरियल एमसीक्यूज बनाने के लिए। ओपीएम कहाँ से निकाला जाता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। सिंकोना ट्री से क्या निकलता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो याद तो आपने सारा करना है, लेकिन एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। यहाँ से लिख, कोई भी एक लिख दीजिएगा, ठीक है, इन दोनों में से, या तो सिंकोना ट्री वाली लिख दीजिएगा या ये ओपीएम वाली लिख दीजिएगा, कोई भी जो जो आपको सही लगे। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक एग्जाम्पल हो गई, दूसरी, चाहे दोनों लिख दें, दोनों लिख दें, ठीक है, लेकिन नाम मुश्किल है तो आप एक ही लिख दीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, फिर ये भी आपने पूरा ही लिखना है, ठीक है, कोई भी। अच्छा, ये क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए अलग है, इसमें आप पूरा लिखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, अच्छा हेडिंग्स आती रहेंगी सबकी, ये याद रखिएगा, हेडिंग सबकी आएंगी। फिर नीचे आए, कहाँ गया, हाँ, इसको रब कर देता हूँ मैं ताकि समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, ये लें, ये यहाँ से लेकर आप हॉर्स सीरम तक बस काफी है, इनफ। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। फिर नीचे आ जाएं, अच्छा ये आपने पूरा करना है, ये भी पूरा कर लें और ये भी पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल वो टेस्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी दो तीन नाम लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल सारी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई दो तीन नाम लिख दीजिएगा और एक्सट्रैक्टर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा करना है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, अच्छा ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ये सिर्फ रीड करने का मटेरियल है, ये भी रीड करने का मटेरियल है, आर लिख रहा हूँ, रीड करने का मटेरियल है। क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में टेस्ट नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल टेस्ट हो सकता है। फिर आते हैं यूसेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% चांसेस हैं कि एग्जामिनर इस बार ये सवाल पूछेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हेडिंग आएगी प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स की, तो ये पूरा टेस्ट हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कोई शॉर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये लाजमी टेस्ट हो सकता है। आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है इसके लिए भी, क्योंकि टेस्ट करेगा लाजमी 100%। इस सवाल इस चैप्टर में से कुछ नहीं आया तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल आ सकता है, मतलब ये वाला सवाल आ सकता है। ये पुरानी बुक में भी एंटीबायोटिक्स के यूज थे, वो भी आते थे, ये भी आएंगे। ठीक है, इस ये नहीं लिखना आपने, रीड करना है बस इसको। अच्छा, ये भी सिर्फ रीड करने का मटेरियल है, इसको रीड कर लीजिएगा बस, रीड करने का मटेरियल है, ये भी रीड करना है। एंटीसेप्टिक के बारे में आपने जरूर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंटीसेप्टिक की हेडिंग डाल के। ठीक है, फिर आ जाएं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं एडिक्टिव ड्रग्स।
एडिक्टिव ड्रग्स जिनसे आपको नशा हो जाता है। ठीक है, एडिक्टिव ड्रग्स कौन से होते हैं जिनसे आपको नशा हो जाता है? अच्छा, वैसे तो यहाँ पे मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स की डेफिनेशन पूछी हुई है, बताई हुई है, या आपने लिख भी ली, मार्क भी कर ली है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एडिक्टिव ड्रग्स से स्टार्ट करें। पहले मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर आपने एडिक्टिव ड्रग्स की डेफिनेशन ऊपर मार्क करी हुई है, तो अब यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एडिक्टिव ड्रग्स की कैटेगरीज आएगी। अब यहाँ पे कैटेगरीज की हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, या टाइप्स, बिल्कुल टाइप्स लिख सकते हैं यहाँ पे, टाइप्स। टाइप्स आ सकती है, ठीक है। फिर इसमें है कुछ ये सारी बातें, इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आपका चैप्टर भी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। सेडेटिव्स, व्हाट आर सेडेटिव्स? सेडेटिव्स कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जो आपकी बॉडी में ऐसे जब आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, या आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, या आपको टेंशन हो रही होती है, तो इन सेडेटिव्स का यूज़ किया रहता है ताकि आपको सुकून महसूस हो। फिर इससे ड्राउजीनेस होती है, स्लीपीनेस होती है, आपको सुकून महसूस होता है, आपको नींद आने लगती है। सेडेटिव्स नींद की दवाई ज़्यादा होती है, मतलब नींद की दवाई में सेडेटिव्स होते हैं, ठीक है। इससे आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन वगैरह, वो काम करना, मतलब थोड़ा उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, आपका हार्ट बीट, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ब्रीथिंग आपकी स्लो हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये ओवरडोज में ले ली जाए तो बहुत, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। नार्कोटिक्स क्या होते हैं? पेन किलर्स होते हैं। और ये पेन वगैरह में जब आपको दर्द होता है तो ये इन नार्कोटिक्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिए जाएं तो आपको फिर वही ड्राउजीनेस और सेडेशन शुरू हो जाता है, यानी कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं। इससे पेन रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन इससे आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको स्लीपीनेस फील हो सकती है। फिर एक वक्त आएगा कि आपको एडिक्शन हो जाएगी, आप बगैर इसके, जैसे कहते हैं ना, नशा हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा आप फील करोगे। अगर ज़्यादा अमाउंट में या आप कंटिन्यूसली इन ड्रग्स को ले रहे हो तो आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर हीरोइन, ये भी कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है। अब ये मॉर्फिन, हीरोइन, हेलुसिनोजिन और मैरिजुआना, मैरिजुआना कहते हैं इसको, मैरिजुआना नहीं कहते, मैरिजुआना कहते हैं इसको, ठीक है। मैरिजुआना, ये तीन चार जो हैं वो ड्रग्स के नाम हैं। ये काइंडली इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। सिर्फ होता क्या है इससे, हीरोइन से आपकी ब्रेन के अंदर डोपामीन, एक केमिकल कंपाउंड है, एक हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर, इसके लेवल के साथ इंटरैक्ट कर जाता है हीरोइन, ठीक है। और इससे एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन का मतलब नशा हो जाता है, ठीक है। और कंटिन्यूसली आप इस पे डिपेंडेंट हो जाते हो, आपका ब्रेन बगैर इस ड्रग को लिए हुए नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक बार हीरोइन लेना शुरू कर दी तो आपका ब्रेन इस पे आदी हो जाएगा कि जब तक हीरोइन नहीं लेंगे आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा। फिर मॉर्फिन है। मॉर्फिन जो है वो, मॉर्फिन भी आपको जो है, अगर मॉर्फिन ली जाए तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब ओवरडोज, अगर इसके इफेक्ट्स देखे जाएं तो ओवरडोज हो सकता है। ओवरडोज अगर दी जाए तो वॉमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ड्राउजीनेस, आप थकान महसूस करोगे, पसीना आएगा आपको, ठीक है, बहुत स्वेटिंग होगी। अच्छा, ये भी मॉर्फिन जो है वो किस लिए यूज होता है? ये भी एक ड्रग है जो कि पेन को दूर करने में, जो नॉर्मल जो बर्दाश्ता दर्द होता है उसको
ख़त्म करने में, उससे राहत दिलाने के लिए आपको ये मॉर्फिन दिया जाता है। और ये इसका बस ये ख़्याल रहे कि ओवरडोज़ इसकी भी ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये एक हार्मफुल ड्रग है, ठीक है? फिर हेलुसिनोजेन से हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशंस कुछ लोगों को हेलुसिनेशन कहते किसे हैं? कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको अजीब-अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं, जो कि नॉर्मली बंदा नहीं देख सकता, या वो अपने आप से बातें करने लगते हैं, ठीक है? ये हेलुसिनेशन होती हैं, उनको वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो दुनिया में नहीं होती, लेकिन उनका हार्ट रेट, उनका ब्लड प्रेशर, ये सब थोड़ा बढ़ जाता है, और वो अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, मतलब उनका बिहेवियर अजीब-सा हो जाता है। अ, अगर मैं बात करूँ तो जैसे खुद अपने आप से बातें करना, हेलुसिनेशन होती है ये। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी चीज़ें देख के घबरा जाते हैं। अब और उनका बिहेवियर आपने नोट करा होगा, और जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है? ये सब हेलुसिनेशंस, हाँ, मतलब हेलुसिनेशन होती है, और ये हेलुसिनोजेन एक ड्रग का नाम है, उसकी वजह से होता है, ठीक है? मैरिजुआना किसे कहते हैं? एक फ्लावर है, कैनाबिस इंडिका, यहाँ से मैरिजुआना निकाला जाता है, और ये भी आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है? इसके अलावा जो ब्रेन सिग्नल्स भेज रहा होता है आपकी बॉडी पार्ट्स को, वो कम हो जाता है मैरिजुआना की वजह से, अगर आप ये ड्रग्स लेते हो, ठीक है? अच्छा, टीनेजर्स अगर ड्रग्स लेना शुरू कर दें, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वो ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि ड्रग्स के जब कोई आदी हो जाता है ना, तो ड्रग उस वक़्त तक ब्रेन काम नहीं करेगा जब तक आप ड्रग्स ना ले लो, और फिर ड्रग्स आपकी बॉडी में आहिस्ता-आहिस्ता आपको तबाह कर देते हैं, मतलब ड्रग्स इतने खतरनाक इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग्स के, ठीक है? आपको एडिक्शन हो जाती है, आपको नशा हो जाता है। अच्छा, फिर हम इस पे आ जाते हैं एडिक्टिव ड्रग्स पे। यहाँ से स्टार्ट होगा पहला, यहाँ तक आ जाएँ, एंग्ज़ायटी तक, ठीक है? इसकी हेडिंग। फिर यहाँ से लेकर आप लिख लें, अच्छा, यहाँ तक पहले, ठीक है? मेडिकेशन तक, फिर नारकोटिक्स से शुरू करिएगा और डेथ तक, ठीक है? हेडिंग आएगी, हेडिंग इसकी आएगी, हीरोइन पूरा करना है आपने, मॉर्फिन भी पूरा करना है, हेलुसिनोजेन भी पूरा करना है, ठीक है? मैरिजुआना आपने कहाँ तक करना है, आप यहाँ तक कर लीजिएगा, बस, इमीडिएट सेंसेशन तक, ठीक है? फिर आते हैं सिम्पटम्स ऑफ एडिक्शन। अच्छा, सिम्पटम्स ऑफ एडिक्शन में क्या कैसे पता लगता है आपको इन दवाइयों की, मतलब नशा हो गया है? When a person is addicted to substance which is as a drug, alcohol or nicotine, they are not able to control the use of that substance. हाँ, आपको इन पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। सबसे पहला क्या होता है? कंट्रोल खत्म हो जाएगा, यानी कि आप अपनी बॉडी को रोक नहीं पाओगे, आपको नशा हो जाएगा। जब तक आप उस ड्रग को ले ना लो ना वापसी, जब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपका कंट्रोल अपने आप से खत्म हो जाता है, पहला। सिम्पटम में आपने पहला ये हेडिंग डाल के ये भी पूरा करना है, ठीक है? ये तो पूरा ही करना है, ठीक है? फिर आपका आपके मूड बहुत जल्दी बदल जाते हैं, बहुत मूडी हो जाते हो आप, ठीक है? यानी कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, ठीक है? इन ड्रग्स की क्रेविंग शुरू हो जाती है, चाहत बढ़ जाती है ड्रग्स की, ठीक है?
बैड टेम्पर मतलब गुस्सा, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, फोकस खत्म हो जाता है किसी चीज से, पढ़ाई नहीं कर सकते आप फिर। ठीक है, आप कोई, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन की जरूरत होती है, और ब्रेन हर कुछ देर बाद काम करना बंद कर देगा जब तक आपको ये ड्रग्स वापस ना मिले। फ्रस्ट्रेशन, वही एंगर की, एंगर फ्रस्ट्रेशन मतलब गुस्सा, और जैसे आपके जिसे कहते हैं, लेट से, अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत परेशान हो, ठीक है, बिटरनेस, कड़वाहट आ जाती है, ठीक है। और रिजेंटमेंट भी एक तरह से आप कह लें कि, रिजेंटमेंट भी कहते हैं कि एंगर की सेंस में आप समझ लें, ठीक है। आपके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आपके मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, ठीक है। मूड आप बहुत यानी कि आपको बहुत जल्दी जल्दी इन बातों पे गुस्सा आने लगता है। अच्छा, फिर कुछ ऐसी खतरनाक एक्टिविटीज भी इन ड्रग्स की वजह से होती हैं, जैसे कभी आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो इन ड्रग्स की वजह से आपको स्पीड का अंदाजा नहीं होता, आप गाड़ी और जो है वो मोटरसाइकिल इतनी फास्ट चलाते हो कि खुदा न खासा एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। इन ड्रग्स का इतना खतरनाक जो है वो रोल होता है, आपकी अपनी बॉडी से बस कंट्रोल खत्म हो जाता है, कंटिन्यूअसली आप इन ड्रग्स पे डिपेंड करते हो। तो ये भी आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ड्रग्स को रिलेटेड। अच्छा, ये आपने खाली पढ़ लेना है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सिर्फ आपने रीड कर लेना है। सिर्फ, हाँ, क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं ड्रग्स से क्या क्या जैसे अभी मैंने बताया, गुस्सा आने लगता है, कंट्रोल लूज हो जाता है, ठीक है, और मेमोरी लॉस होने लगता है, ठीक है। फिर आप ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हो, रॉबरी वगैरह में, चोरी, स्नैचिंग वगैरह, आप लॉस को तोड़ते हो, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ फ्लावर्स हैं जिनसे ड्रग्स निकाले जाते हैं, ये देख लें। कैनाबिस, इससे मैरिजुआना निकलती है, ये रहा, कैनाबिस से मैरिजुआना निकलती है। अच्छा, ओपियम, पॉपी, ये फ्लावर है, इससे ओपियम निकलता है। दतूरा, अब ये अक्सर आपने अपनी क्यारियों में देखा होगा, ये वाला प्लांट, इससे भी ड्रग्स निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बार्क वगैरह से, जो अभी हमने ऊपर सिनकाइनो ट्री पढ़ा, उसमें से क्वाइनाइन निकलता है, वो इसी में से निकलता है, बार्क में से, ठीक है। फिर अब पढ़ते हैं एंटीबायोटिक, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। अच्छा, ये चैप्टर आप देख रहे हैं, ये एंड पर ही पहुंच चुका है, अप्रोक्सीमेटली ये चैप्टर आज अभी खत्म हो गया बस। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मोर, हाँ, अभी मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक की आपको डेफिनेशन लिखवाई है, देख लेते हैं। एंटीबायोटिक, हाँ, तो जरूरत नहीं एंटीबायोटिक आपको लिखने की, आपने ऊपर लिख ली है। एंटीबायोटिक क्या होती है, सिर्फ मैं आपको वापस बता देता हूँ। एंटीबायोटिक, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, तो एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज होता है, एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक व्हिच मींस दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, where some antibiotics are bactericidal, which mean these can kill the bacterial cell.
बैक्टीरियोस्टैटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और कुछ बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं ना, वो बैक्टीरिया को खत्म नहीं करते, किल नहीं करते, लेकिन उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं ताकि बैक्टीरिया नहीं बढ़े। और बैक्टीरियासाइडल वो होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जड़ से खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल है ये, चाहे तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। बैक्टीरिया में ये देख रहे हैं आप, एंटीबायोटिक में यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। फिर है मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक से ये सब होता है। एंटीबायोटिक से ये सब होता है, आप डायरिया हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। ठीक है। विमेन्स में विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। जो आपके दांत होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। एंटीबायोटिक आप नहीं ले पाते, यानी कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो जाती है। एंटीबायोटिक आप लेते हैं, आपको आपको बीमारी शुरू हो जाती है एंटीबायोटिक से। ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज भी अच्छा नहीं है, मिस यूज करते हैं तो उसका अच्छा नहीं है। अच्छा, अब मिस यूज यहाँ से लेकर आपने हेडिंग डाल ली है, एंटीबायोटिक्स यहाँ से लेकर शुरू करना है और यहाँ तक आंसर हो गया इसका। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। वैक्सीन, अब वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन भी मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये रहा वैक्सीन। ठीक है। तो वैक्सीन आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, वैक्सीन नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन वैक्सीन पे नोट आ सकता है, तो अब वैक्सीन के बारे में लिख लें। ठीक है। अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, over the use of antibiotic can cause antibiotic resistance in which bacteria become habitual for the antibiotic or alter strategy or to hinder the effect of antibiotics। अब होता ये है कि जब ज़्यादा आप एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो बैक्टीरिया को ये पता चल जाता है कि सेम तरह की एंटीबायोटिक से हमें ख़त्म किया जा रहा है, तो वो अपनी नेचर को चेंज कर लेते हैं। अब ये क्या प्रोसेस है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, आपकी लेवल पे मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो बैक्टीरिया की नेचर कैसे चेंज होती है, वो बैक्टीरिया खुद चेंज कर लेता है, और उस एंटीबायोटिक का जो असर वो अपने ऊपर ले रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक नुकसान नहीं करती। इस तरह से एंटीबायोटिक की वजह से बीमारी मजीद बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, फिर है वैक्सीन। वैक्सीन क्या करती है, मैंने आपको फिर बताया। वैक्सीन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आए। इम्यूनिटी क्या होती है? ताकि आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकें डिजीज से। ठीक है। अच्छा, फिर इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोटेक्शन का प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं, कि जब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बचाना ताकि आप बीमार ना हो सकें, इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज आपकी बॉडी में अगर आने की कोशिश करती है तो उसको रोका जा सके, आपकी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और इम्यूनाइजेशन वैक्सीन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? वैक्सीन की वजह से होती है। अब देखें, ये सारा आपके ये सब वैक्सीनेशन से रिलेटेड डायग्राम बनाई हुई है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई डिटेल आपकी बुक में नहीं दी हुई। तो आपको ना ये डायग्राम पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब सिर्फ आप इसे देख लें, क्योंकि देखें आपने ये किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, ये सब वाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं ना। इसके बारे में डिटेल दी हुई है आपकी बुक में, तो इसको जानने की भी ज़रूरत नहीं है ना। ना ये डायग्राम वो आपसे पूछेगा, सिर्फ आपने इसको थॉरोली बस देख लेना है। ठीक है। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन पे वो नोट बिल्कुल पूछ सकता है। तो
यहाँ से लेकर पहले आपने यहाँ तक ये वैक्सीन पे नोट आ सकता है, और साथ में इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन आ सकती है। इम्यूनाइजेशन की हेडिंग आएगी और उसकी डेफिनेशन। तो ये चैप्टर एंड हो चुका है आपका, ठीक है। अब आपका काम है इस लेक्चर को दोबारा सुने, ठीक है। मैंने आपको जो करवाना था वो करवा दिया। अच्छा, मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक काफ़ी बढ़ा दिया हुआ है। मुझे ऐसा डर है कि कहीं वो एंटीबायोटिक पे भी नोट 4 नंबर का ना दे दे। तो अगर 4 नंबर का नोट आ जाता है तो आप खाली ये वाला तो लिख नहीं सकते, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीबायोटिक, ये 4 नंबर में तो लिख नहीं सकते। तो बहरहाल आप एंटीबायोटिक को भी नोट कर लें। अगर शॉर्ट में पूछता है तो आप वो ऊपर वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मतलब अगर 1-2 नंबर के लिए पूछता है तो वो ऊपर वाला लिख दीजिएगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछता है तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस सिंपल इतना ही करना है, ठीक है। रीड करना है बस इसको, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल फिर आपसे ये एक साथ अगर 4 नंबर का नोट आ जाए तो आपको ये आना चाहिए एंटीबायोटिक्स, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बस बाकी ये चैप्टर एंड हो चुका है। सही है, ओके। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ, काइंडली आप इसको सही से देखिएगा और काम अपना जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा।